आइए आज हम स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। यदि इलेक्ट्रॉन n बराबर 5 कक्षक में उपस्थित हो तो H परमाणु के आयनन के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अपने उत्तर की तुलना हाइड्रोजन परमाणु के आयनन एंथैल्पी से कीजिए। आयनन एंथैल्पी n बराबर 1 कक्षक से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा होती है। तो देखिए आयनन एंथैल्पी क्या होती है वो हमको बता दिया है। तो कह रहा है यदि इलेक्ट्रॉन n बराबर 5 कक्षक से में उपस्थित हो तो H परमाणु के आयनन के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। 5वें कक्षक में है तो इसको देखते हैं। तो 5वें कक्षक में है तो n1 बराबर 5 लिख दिया और कह रहा है तो H परमाणु के आयनन के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अपने उत्तर की तुलना हाइड्रोजन परमाणु के आयनन एंथैल्पी से कीजिए। तो देखिए यहाँ पर N2 को अल्फा मान लिया गया है क्योंकि पूछ रहा है कि H परमाणु के आयनन के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले आयनन यानी अंग्रेजी में कहें तो आयोनाइजेशन कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है ये आप लोग समझ लीजिए। तो आयोनाइजेशन का मतलब होता है, आयनन का मतलब होता है कि किसी परमाणु का आयन बन जाना। अब आयन कब बनेगा, या तो एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो धन आयन बन जाएगा, या एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो ऋण आयन बन जाएगा। तो यहाँ पर चूंकि ऊर्जा दी जा रही है इसका मतलब H से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा और H प्लस बनेगा। तो वही कह रहा है कि H प्लस बनाने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन है, चूंकि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन में, इसलिए बाहरी कक्षा भीतरी कक्षा हम नहीं कहेंगे। तो उस एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, या यूं कहें कि नाभिक के आकर्षण से मुक्त करने के लिए जितनी ऊर्जा की जरूरत होगी वही हमारी आयनन ऊर्जा होगी। तो पहले आयनन ऊर्जा देखते हैं, फिर आयनन एंथैल्पी से इसकी तुलना करते हैं। तो n1 मान लीजिए कि माना कि 5 है और n2 जहाँ पर अब वो जाएगा आयनन के बाद उसको अल्फा मान लिया। तो अब देखिए जो हमारी कक्षा है, मान लीजिए दूसरे में जा रहा है तो नाभिक के जितना पास होगा, मान लीजिए नाभिक है हमारे पास और ये कक्षा है जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। तो यहाँ से निकल करके वो अनंत में चला जाएगा, इनफाइनाइट में चला जाएगा। तो ये मान लिया गया कि ये n1 है और n2 को मान लिया है कि अल्फा है। तो यहाँ पहुँचने में और यहाँ पर जो ऊर्जा है उसका अंतर जो होगा वही इसको निकालने के लिए जरूरी होगी। वही ऊर्जा इसको निकालने के लिए यानी यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने के लिए जरूरी होगी। तो वो ऊर्जा का अंतर कैसे निकालेंगे हम, इसमें से इसको घटा दें क्योंकि यहाँ पर ऊर्जा ज़्यादा है, यहाँ पर निगेटिव है और अनंत तक पहुँचने में 0 होती है, लेकिन हमें पता नहीं कि वो अनंत में पहुँचा है। जहाँ भी पहुँचा होगा जो भी ऊर्जा होगी लेकिन इससे ज़्यादा होगी यहाँ पर, इतना पता है क्योंकि नाभिक के आकर्षण में जब बंधा है तो उसकी ऊर्जा कम है तभी बंधा है। अगर मुक्त हो रहा है तो ऊर्जा कहीं से लिया है तभी मुक्त हो रहा है, तो इसका मतलब ये ऊर्जा ज़्यादा होगी। तो इसमें से इसको घटा देंगे तभी डेल्टा ई बराबर E2 माइनस E1 कर दिया। ये मान लीजिए ये E2 है और यहाँ पर जब नाभिक से बंधा है तो ये ऊर्जा E1 है। तो डेल्टा ई बराबर E2 माइनस E1 हो गया। अब डेल्टा ई बराबर 21.79 इंटू 10⁻⁻19 अपान n स्क्वायर इंटू 1 अपान n1 स्क्वायर माइनस 1 अपान n2 स्क्वायर। ये देखिए ये सब फार्मूले हैं, आपसे बताया था कि जब पढ़ना है, जब पढ़ेंगे तो इनको याद रखना। ये बार बार हमारे काम आएंगे और बार बार इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो डेल्टा ई बराबर 21.79 इंटू 10⁻⁻19 रिडबर्ग कांस्टेंट जो होता था उसका पूरी वैल्यू रख करके उसने निकाल दिया है। एनसीईआरटी में पीछे निकाला गया है, जब हम पढ़ा रहे थे थ्योरी तब बताए थे।
तो वहाँ ये फार्मूले आए हैं, आप लोग देख लीजिएगा उसको। ऊर्जा का देखिए जो ओरिजिनल फार्मूला है वो इंग्लिश वाले वर्जन में दिया गया है। En बराबर -2.18 इंटू 10⁻18 Z² अपान n²। यहाँ पर Z जो है ये एटॉमिक नंबर है, दे भी दिया कि Z बराबर एटॉमिक नंबर ऑफ द आइटम n, और जो है जो ये n है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फॉर आयोनाइजेशन फ्रॉम n1 टू n2। n1 को 5 मान लीजिए है, n2 को इनफाइनाइट मान लिया है। तो यहाँ पर देखते हैं अंग्रेजी वाली किताब में, तो डेल्टा ई बराबर ई इनफाइनाइट माइनस E5। जो हिंदी वाली बुक है उसमें काफ़ी गलतियां हैं, हम बार बार बता रहे हैं। ये अल्फ़ा नहीं इनफाइनाइट होना चाहिए, जो अल्फ़ा है ये इनफाइनाइट होना चाहिए। तभी हम सोच रहे थे कि ये कैसे अल्फ़ा लिखा, इनफाइनाइट। जब निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के नाभिक से मुक्त हो जाएगा तो वो अनंत में चला जाएगा, तो n2 हमारा अनंत होना चाहिए था। अब देखिए वही चीज़ यहाँ पर आ जाएगी, अब वही फार्मूला यहाँ पर आ जाएगा। इंग्लिश वाली बुक में भी यही लिखा हुआ है। इसने चलिए अल्फ़ा माना है, कोई बात नहीं, अल्फ़ा मान ले, लेकिन अगर हम लोग उस तरह निकालेंगे, क्योंकि अनंत में चला जाएगा वो पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो डेल्टा ई बराबर ई अनंत माइनस E5। तो वही फार्मूला लगा देंगे, ई अनंत के लिए -2.18 इंटू 10⁻18 जूल। अब Z² है, देखिए यहाँ पर Z², Z परमाणु क्रमांक है, तो हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन है तो उसका परमाणु क्रमांक एक ही हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 रख दिया, 1 का स्क्वायर अपान जो n2 की वैल्यू है यहाँ पर देखिए ये, तो n2 माइनस n1 होगा। n2 हमारा इनफाइनाइट है यानी अनंत है, तो अनंत का स्क्वायर लिख दिया, और 5वें से जा रहा है तो 5वें का स्क्वायर, यहाँ भी Z की वैल्यू रख दिया। तो सॉल्व करने पे आ गया 2.18 इंटू 10⁻18 जूल। अब देखिए ये इतना कामन ले लिया, इतना कामन, और किसी चीज़ में जब इतना कामन ले लेगा तो किसी चीज़ में अनंत का भाग देते हैं तो वो 0 आ जाता है। तो ये कामन लेने के बाद जो भी बचेगा ये 0 हो जाएगा, तो ये 1/5 का स्क्वायर बचेगा केवल। सिंस देखिए यहाँ पर लिख भी दिया है कि क्योंकि 1 अपान अनंत का मतलब 0 होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.0872 इंटू 10⁻18 जूल। तो डेल्टा ई बराबर आ गया 8.72 इंटू 10⁻20 जूल। हैंस द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर आयोनाइजेशन फ्रॉम n बराबर 5 to n बराबर इनफाइनाइट। तो यही ऊर्जा जो है 5वीं कक्षा से अनंत तक जाने के लिए जरूरी होगी, क्योंकि 5वीं कक्षा और अनंत में जो ऊर्जा का अंतर है डेल्टा ई, वो ये निकल के आ गया, और यही ऊर्जा दी जाएगी तब वो अनंत तक पहुंचेगा 5वें से। अब एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर n1 बराबर 1 to n1 बराबर n बराबर इनफाइनाइट इज। तब देखिए हिंदी वाला वर्जन देखते हैं, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर n1 बराबर 1 to n बराबर इनफाइनाइट, मतलब पहले से अनंत के लिए कितनी ऊर्जा जरूरी होगी। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसको पहले हम लोग देख लेते हैं। तो ये कह रहा है आयनन एंथैल्पी n बराबर 1 कक्षक से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा। तो पहले से अब अनंत तक ले जाना है, तो इसका फार्मूला हमने क्या पढ़ा था, इसका फार्मूला हमने पढ़ा था आयनन ऊर्जा H परमाणु के लिए। तो ये हमारी हो जाएगी डेल्टा ई बराबर, ये पूरा हो जाएगा देखिए, और नीचे परमाणु क्रमांक यानी Z कर दिया, या ये कह सकते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1, मुख्य क्वांटम संख्या 1। तो मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 1 कक्षा से निकालना है, तो n की वैल्यू यहाँ पे रख दिया, n की वैल्यू
तो ये आ गया हमारा 2.179 × 10⁻⁸ जूल प्रति परमाणु, जूल प्रति परमाणु। इसलिए प्रथम कक्षक से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अतः अभीष्ट ऊर्जा 8.7 × 10⁻20 जूल होगी। तो पहली कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऊर्जा है। तो यहाँ पर देखिए जो पांचवी कक्षा थी, पांचवी कक्षा से जब निकाला तो 8.7 × 10⁻20 जूल है। निगेटिव में 20 है, यहाँ निगेटिव में 18 है। इसका मतलब ये कम है, ये ज़्यादा है। इसका मतलब पहली कक्षा से निकालने में ज़्यादा ऊर्जा लग रही है, पांचवी से कम। तो वही कह रहा है कि प्रथम कक्षक से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है। देखिए अधिक है, प्रथम से निकल रहा है 1 से, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1। ये 5 से निकल रहा है तो ये कम है, क्योंकि -20 है, -18। ये कम है, ये ज़्यादा है। निगेटिव में जो कम होता है उसको ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि उल्टा हो जाता है। तो पहली कक्षा से निकालने के लिए इतनी ऊर्जा की ज़रूरत होगी, 2.179 × 10⁻18, और पाँचवीं से 8.7 × 10⁻20 जूल। कैसे होगी हमने इंग्लिश वाली बुक में बता दिया आपको, तो उसी प्रकार से हम लोग निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक शब्द आया है आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी, तो एंथैल्पी का मतलब कहीं भी अगर एंथैल्पी शब्द लिखा मिल जाए तो उसका मतलब होता है ऊर्जा। एनर्जी का है अंग्रेजी में या हिंदी में ऊर्जा। मतलब n बराबर 1 से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, वही आयनन एंथैल्पी कहलाएगा। जब हाइड्रोजन परमाणु में, अगला क्वेश्चन है, जब हाइड्रोजन परमाणु में उत्तेजित इलेक्ट्रॉन n बराबर 6 से मूल अवस्था में जाता है तो प्राप्त उत्सर्जित रेखाओं की अधिकतम संख्या क्या होगी। देखिए जब हाइड्रोजन परमाणु में उत्तेजित इलेक्ट्रॉन n बराबर 6 से मूल अवस्था में जाता है तो n बराबर 6 मूल अवस्था क्या होगी, पहली कक्षा, तो n बराबर 1 में जाएगा। तो कह रहा प्राप्त उत्सर्जित रेखाओं की अधिकतम संख्या क्या होगी। अब ध्यान दीजिए, जब पहली से छठवीं में गया होगा, ये 6 नंबर देखिए, तो उसने ऊर्जा का अवशोषण किया होगा। ऊर्जा लेगा तभी नाभिक के आकर्षण से दूर जा सकता है। अब वो जब पास आ रहा है नाभिक के, तो पास कैसे आ पाएगा, जब वो अपनी ऊर्जा निकाल ले, तो वही ऊर्जा निकालेगा, उसी को उत्सर्जन कहते हैं। तो वही कह रहा है प्राप्त उत्सर्जित रेखाओं की अधिकतम संख्या क्या होगी, क्योंकि रेखाएं जो होंगी वो ऊर्जा की रेखाएं होंगी, विकिरण रेखाएं जो होंगी। तो उत्तेजित रेखाओं की अधिकतम संख्या, इसका फार्मूला है, देखिए सब फार्मूला इनको आप याद करना पड़ेगा। उत्तेजित रेखाओं की अधिकतम संख्या बराबर n ब्रैकेट में n-1/2। हमने पूरी सब फार्मूले याद किए थे, आपको भी फार्मूले याद करना पड़ेगा। तो उत्तेजित इलेक्ट्रॉन n बराबर 6 से मूल अवस्था में जा रहा है, तो n बराबर हमारा 6 हो गया, ब्रैकेट में भी 6 - 1/2, तो आ जाएगा 15। अतः प्राप्त उत्सर्जित रेखाओं की अधिकतम संख्या कितनी होगी, 15। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। कह रहा है कि हाइड्रोजन के प्रथम कक्षक से संबंधित ऊर्जा -2.18 × 10⁻18 जूल प्रति एटम है। हाइड्रोजन के प्रथम कक्षक से संबंधित ऊर्जा इतनी है। तो पांचवें कक्षक से संबंधित ऊर्जा बताइए, पांचवें कक्षक से संबंधित ऊर्जा। अब n कक्षक से संबंधित ऊर्जा का फार्मूला ये होता है, n कक्षक के लिए ऊर्जा -2.18 × 10⁻18/n², ये जो है फार्मूला होता है। तो इसको याद कर लीजिए। अब पहले कक्षक के लिए ऊर्जा तो E बराबर 1, E1 हो जाएगा पहले कक्षक की ऊर्जा, बराबर -2.18 × 10⁻18, और n की जगह कक्षक है तो n बराबर 1 रख दिया जाएगा। पहला कक्षक कह रहा है तो n बराबर 1 हो गया जूल प्रति परमाणु। वैसे ये कक्षा है एक तरह से n की वैल्यू। तो ये E1 में हमारा पहली कक्षा में ऊर्जा आ गई 2 माइनस में जो साइन है तो साइन सहित लिखना, माइनस में 2.18 × 10⁻18 जूल प्रति परमाणु आ गई। अब पांचवें कक्षक के लिए ऊर्जा
पाँचवें कक्षक के लिए निकाल लेते हैं, पहले और पाँचवें दोनों के लिए। तो E5 हो गया -2.18 इंटू 10⁻18। उसी तरह फार्मूला, अब n की जगह केवल 5 रख देना है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब जब ये 5 का स्क्वायर होगा तो ये आ जाएगा हमारा -2.18 इंटू 10⁻18 अपॉन 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो सॉल्व करने पे आ जाएगा -8.72 इंटू 10⁻20 जूल। अतः पाँचवें कक्षक की ऊर्जा कितनी हो गई? -8.72 इंटू 10⁻20 जूल। अब देखिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, हाइड्रोजन परमाणु के पांचवें बोर कक्षक की त्रिज्या की गणना कीजिए। तो हाइड्रोजन परमाणु के पांचवें बोर कक्षक की त्रिज्या हमको बताना है। अब देखिए त्रिज्या का फार्मूला, तो पांचवें कक्षक के लिए हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या, तो ये त्रिज्या का फार्मूला है, इसको याद कर लीजिए, ये सब हमेशा काम आएंगे। तो ν0 बार बराबर n² - h अपान 4π² m z अल्फा स्क्वायर। अब देखिए कौन चीज क्या है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। अब देखिए ये जो लिखा गया है ये बोहर कक्षा का फार्मूला है, वो भी किस हिसाब से लिखा गया है नीचे बता रहा है। तो हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो इसके लिए n की वैल्यू 1 हो जाएगी क्योंकि हाइड्रोजन में एक ही कक्षा होती है, तथा z 1 हो जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन होता है, तो z की वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर हम इसको n बराबर 1 और z बराबर 1 रख दें तो ये कह रहा है कि सॉल्व करने में न्यू बार की वैल्यू आ जाएगी, ν0 बार की 0.529 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा, जो बोहर त्रिज्या कहलाती है। इसको क्या कहते हैं? बोहर त्रिज्या। अब हाइड्रोजन परमाणु के लिए किसी कक्षक की त्रिज्या, अब हाइड्रोजन परमाणु के लिए किसी कक्षक की त्रिज्या का फार्मूला क्या होगा? ये हो जाएगा ν0 बराबर n² इंटू ν0 बार। तो n हमारा पांचवें कक्षक के लिए देखिए कह रहा है पांचवें के लिए, तो n की वैल्यू 5 रख देंगे, तो 5 का स्क्वायर गुणे 0.529 एंगस्ट्रॉम, तो ये आ जाएगा 13.225 एंगस्ट्रॉम, तो ये आ जाएगा लगभग 1.3225 नैनोमीटर। अतः पांचवें बोर कक्षक की त्रिज्या 1.3225 नैनोमीटर आ जाएगा। आपको ये फार्मूला याद रखना है और ν0 बार की वैल्यू याद रखना है, ये ν0 बार की बोहर के लिए, तो ये वैल्यू आप डायरेक्ट रख देंगे, ये आपको नहीं याद करना पड़ेगा। देखिए इंग्लिश वर्जन में डायरेक्ट उसने वही फार्मूला लगा दिया है, बोहर त्रिज्या उसने निकाला नहीं है, तो आप ये सीधा सीधा यही फार्मूला याद कर लीजिए, Rn बराबर 0.0529 नैनोमीटर इंटू n², तो नैनोमीटर में आपका उत्तर आया करेगा। ये Rn है, मतलब n ऑर्बिट के लिए कक्षा के लिए त्रिज्या है। अब पांचवें के लिए है तो n बराबर 5 रख देंगे, तो इस तरीके से हमारा आंसर निकल आएगा। अब यहाँ पे देखिए जो ये यहाँ पर ये Rn लिखना चाहिए था, चलिए जो उसने माना है उसी तरह हम लोग माने ले रहे हैं। कुल मिला के त्रिज्या है तो आप Rn लिखिए, जो भी लिखिए उस फार्मूले को याद कर लीजिए जो हमने इंग्लिश में बताया है, इस वाले फार्मूले को। तो Rn बराबर इतना इंटू n² हो जाएगा, तो ये हमारा फार्मूला हो जाएगा Rn = n² इंटू 0.529, ये यहाँ पर देखिए एंगस्ट्रॉम में है, एंगस्ट्रॉम में आंसर आएगा। तो इस फार्मूले को आप लोग लिख लीजिए, याद कर लीजिए। आगे देखते हैं, कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु की बामर श्रेणी में अधिकतम तरंग दैर्ध्य वाले संक्रमण की तरंग संख्या की गणना कीजिए। तो हमने बताया था लाइमन, बामर,
फास्टन ब्रैकेट फंड 1 2 3 4 5। तो अब बामर की बात कर रहा है, तो बामर का मतलब ये होगा कि दूसरे में है, दूसरे से आगे वाली बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर n1 बराबर 2 रखा जाएगा, ये बामर है, ये n1 बराबर है n1 की वैल्यू। अब n2 इससे ऊपर वाला हो जाएगा n2। कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु की बामर श्रेणी में अधिकतम तरंग दैर्ध्य वाले संक्रमण की तरंग संख्या की गणना कीजिए। अब देखिए हमको डायरेक्ट फार्मूला लगाना है। तो तरंग संख्या का ये फार्मूला होता है न्यू बार इक्वल टू r1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो n1 हमारा बामर श्रेणी है तो 2 हो जाएगा, और n2 उसके आगे वाला, क्योंकि यहाँ से गिरेगा या तो 4 से या तो 5 से, उसके ऊपर से। हमने एनसीईआरटी में आपको फिगर सहित पूरा बताया था। तो ये 2 में गिरा है, मान ली तीसरे से। अब देखिए कह रहा है अब न्यू बार बराबर 1/लैम्डा, अतः लैम्डा अधिकतम होगी यदि न्यू बार छोटी होगी। तो चूंकि न्यू बार मतलब तरंग जो संख्या है वो 1 तरंग दैर्ध्य के होती है, तो जाहिर सी बात है जिस तरंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होगी तो उसके लिए जो तरंग होगी यानी आवृत्ति होगी वो बहुत छोटी होगी। मतलब जिसकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगी उसकी आवृत्ति ज्यादा है तो ये कम होगी। और सबसे कम आवृत्ति किसकी होगी? जिसकी ऊर्जा सबसे कम होगी। तो जैसे जैसे हम नाभिक से दूर जाते हैं मुख्य क्वांटम संख्या हमारी बढ़ती है, क्योंकि वो हमारी संख्या को बताती है कि कक्षा की संख्या कितनी है। ये मान लीजिए नाभिक है और इसके बाहर ये कक्षा 1 2 मान लीजिए 3 कक्षाएं हैं ये। तो यहाँ से जब इसमें आएंगे तो ऊर्जा कम लगेगी और इसमें आएंगे तो ज़्यादा लगेगी, क्योंकि नाभिक से जितना दूरी जाना पड़ेगा तो ऊर्जा ज़्यादा होगी तो उतना ही दूर नाभिक से जा पाएगा। इसका मतलब चौथे की ऊर्जा ज़्यादा है तीसरे से। अब हमको कह रहा है अधिकतम तरंग दैर्ध्य प्राप्त करना है, तो जिसकी ऊर्जा कम होगी उसकी तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होगी। तो चौथे से तीसरे की ऊर्जा कम है इसलिए इसकी तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगी। ऊर्जा का फार्मूला हमारे पास होता है E बराबर hc/लैम्डा इक्वल टू hν। हम लोग पढ़ चुके हैं। ये लैम्डा हमारा तरंग दैर्ध्य है और ये आवृत्ति है। तो आवृत्ति ऊर्जा के समानुपाती है। इसका मतलब जिसकी ऊर्जा ज़्यादा होगी उसकी आवृत्ति भी ज़्यादा होगी। तो चौथे पांचवें जैसे जैसे अगली कक्षा में जाएंगे नाभिक से दूर अनंत की ओर तो ऊर्जा बढ़ती है, तो उसकी ऊर्जा बढ़ेगी तो उसकी आवृत्ति भी बढ़ेगी। तो सबसे कम आवृत्ति किसकी होगी? नज़दीक वाले की। सबसे नज़दीक 2 के कौन है? 3। तो इसीलिए 3 लिया गया, क्योंकि इसकी आवृत्ति कम होगी यानी तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होगी, इसीलिए तीसरी कक्षा लिया। तो ये यहाँ पर n2 की जगह 3 रख देंगे। सॉल्व किया तो आ गया 10 96 77। ये r की वैल्यू होती है, इसको याद कर लीजिए। और ये 5 हो जाएगा, 5/36 इसको सॉल्व करने पे आएगा। पूरा सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1.523 × 10⁶ प्रति मीटर। अतः अधिकतम तरंग दैर्ध्य वाले संक्रमण की तरंग संख्या कितनी हो जाएगी? 1.523 × 10⁶ प्रति मीटर, क्योंकि अधिकतम तरंग दैर्ध्य तीसरी कक्षा की होगी। चौथी में तरंग दैर्ध्य घटने लगेगी क्योंकि आवृत्ति बढ़ती चली जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन को पहली कक्षा से 5वीं कक्षा तक ले जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा की जूल में गणना कीजिए। जब यह इलेक्ट्रॉन तटस्थ अवस्था में लौटता है तो किस तरंग दैर्ध्य का प्रकाश उत्सर्जित होगा? इलेक्ट्रॉन की तटस्थ अवस्था पर ऊर्जा कितनी है? इतना अर्घ है। अब इसको समझना है। तो देखिए हमसे कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन को पहली कक्षा से 5वें तक ले जाना है। तो प्रथम बामर कक्षक के लिए तटस्थ ऊर्जा ये दे दिया गया है -2.18 × 10⁻18 -11 अर्घ। अब 1 जूल बराबर 10 की घात
+7 अर्ग होता है। अब देखिए हिंदी वाले में गलत लिखा है, -7 अर्ग होता है, प्लस नहीं माइनस, तो इसको सही कर लीजिए। ये गलत लिखा है, ये -7 अर्ग होगा, माइनस, तभी -11 -7 -18 हो गया। तो ये आ गया E1 बराबर -2.18 × 10⁻18 जूल, अर्ग जूल में बदल गया। अब देखिए En कक्षा के लिए मान क्या होता है ऊर्जा का, -2.18 × 10⁻18/n², ये हो जाता है। अब देखिए पहली से पांचवी में जा रहा है, तो डेल्टा ई बराबर E5 - E1 हो जाएगा। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन को पहली कक्षा से पांचवीं तक ले जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा की जूल में गणना कीजिए। तो पांचवें की ज़्यादा होगी तो ज़्यादा से कम में घटा दिया, क्योंकि कक्षा जितनी दूर जाते हैं हम नाभिक से, कक्षा का नंबर बढ़ता है और ऊर्जा भी बढ़ती है, तो ज़्यादा ऊर्जा में कम को घटा दिया। तो -2.18 × 10⁻18 ब्रैकेट में 1/5² - 1/1² जूल में आ गया। इसको सॉल्व किया तो आ गया 2.09 × 10⁻18 जूल। अब अर्ग में बदलेंगे तो वही 10⁻7 का भाग दे देंगे, तो ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो -18 -11 हो गया। ये देखिए सब यही फार्मूले बार बार आ रहे हैं, तो एक बार इन फार्मूलों को आप लोग याद कर लीजिए और बार बार उन्हीं का उपयोग होना है। अब देखिए आगे कह रहा है, आगे हमसे क्या पूछ रहा है, आगे कह रहा है जब यह इलेक्ट्रॉन तटस्थ अवस्था में लौटता है तो किस तरंग दैर्ध्य का प्रकाश उत्सर्जित होगा। अब ज्यादा से दूर से पास आ रहा है नाभिक के, तो जो ऊर्जा लिया है वो निकालेगा यानी उत्सर्जित करेगा, तो वो किसी तरंग या आवृत्ति के रूप में निकलेगी। तो वही पूछ रहा है कि उसकी तरंग दैर्ध्य कितना होगी। तो सीधा फार्मूला लगा देना है, डेल्टा ई बराबर hc/λ, हमको फार्मूला पता है, तो लैम्डा बराबर hc/ΔE हो जाएगा। एच हमारा प्लैंक कांस्टेंट है 6.625 × 10⁻34, सी प्रकाश का वेग है 3 × 10⁸ हो गया, और डेल्टा ई अभी हमने ऊपर निकाला है ये मान। तो जूल में यहाँ रखना है, ध्यान देना है जूल वाला, तो यहाँ पर हमने जूल में रख दिया 2.09 × 10⁻18। तो सॉल्व करने पे आ गया लैम्डा बराबर 951 एंगस्ट्रॉम। इसलिए उत्सर्जित प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कितना होगा, 95 एंगस्ट्रॉम। अतः पांचवें कक्षक तक आवश्यक ऊर्जा 2.09 × 10⁻918 जूल तथा तरंग दैर्ध्य 951 एंगस्ट्रॉम होगी। एक कक्षा ही मानिए जो कक्षक लिख रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर, कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा En बराबर -2.18 × 10⁻18/n² जूल द्वारा दी जाती है। फार्मूला है हमें पता है, n बराबर 2 कक्षा से इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा की गणना कीजिए। तो पूरी तरह निकालना है मतलब अनंत में ले जाना है। फिर देखिए अल्फा लिखा है, पूरा जुड़ा नहीं है तो इसको अनंत समझिएगा। प्रकाश की सबसे लंबी तरंग दैर्ध्य सेंटीमीटर में क्या होगी, जिसका उपयोग इस संकरण में किया जा सके। तो पूरा हम बताते हैं। तो n बराबर 2 कक्षा से पूरी तरह निकालने के लिए, इसका मतलब इनफाइनाइट तक ले जाना है। तो n बराबर 2 में ऊर्जा कितनी होगी, तो फार्मूला होता है En के लिए n हो जाएगा = -2.18 × 10⁻18/n² होगा, लेकिन 2 है तो यहाँ भी 2 लिख दिया, यहाँ भी 2। सॉल्व करने पे उत्तर आया -5.45 × 10⁻19 जूल। ये दूसरी कक्षा की ऊर्जा होगी। अब इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए आवश्यक ऊर्जा कितनी होगी, ये निगेटिव में है ऊर्जा, ये दूसरी कक्षा की। अब दूसरी कक्षा से हटाना है तो इतनी ही ऊर्जा हमको देना पड़ेगा तभी ये हट पाएगा। तो देखिए निगेटिव ऊर्जा है, अब बाहर से चूंकि दी जा रही है पॉजिटिव ऊर्जा, तो यहाँ पर निगेटिव है, तो यहाँ पर प्लस में 5.45 × 10⁻19 जूल ऊर्जा देना पड़ेगा, तब ये दूसरी कक्षा से निकलेगा, तो इतनी ऊर्जा हमको देना पड़ेगा। ये निगेटिव प्लस पॉजिटिव का भी ध्यान देना। अब देखिए, अब कह रहा है 2 से अनंत तक ले जाना है तो कितनी ऊर्जा की आवश्यक
निकालने के लिए कितनी ऊर्जा की जरूरत होगी गणना कीजिए। तो अनंत में जो ऊर्जा है और दूसरी कक्षा में जो ऊर्जा है, तो अनंत वाली ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाली में कम वाली को दूसरी वाली को घटा दें तो जो ऊर्जा होगी उतनी ही देंगे तब वो अनंत तक पहुंच जाएगा। तो इसलिए डेल्टा ई बराबर एच न्यू बराबर एच सी अपान लैम्डा, तो लैम्डा बराबर एच सी अपान डेल्टा ई, तो ये बराबर हो जाएगा। अब देखिए चूंकि डेल्टा ई इनफाइनाइट बराबर जीरो, अनंत में ऊर्जा जीरो ली जाती है, इसलिए डेल्टा ई बराबर ई इनफाइनाइट माइनस ई टू में इतना है निगेटिव का और इनफाइनाइट में जीरो है, तो निगेटिव माइनस ब्रैकेट में यहाँ निगेटिव लिखा जाएगा, तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो पूरा जो ई डेल्टा ई आ जाएगा वो पॉजिटिव में इतना आएगा, यानी ये आ जाएगा। तो इसीलिए उसका डेल्टा ई की जगह इतना रख दिया। तो ये सॉल्व करने पे आ गया 3.647 इंटू 10⁻⁷ मीटर, तो ये आ गया 3.647 इंटू 10⁻⁵ सेंटीमीटर। अतः प्रकाश की सबसे लंबी तरंग दैर्ध्य 3.647 इंटू 10⁻⁵ सेंटीमीटर होगी। ये तरंग दैर्ध्य निकल आई। अब देखिए 20वां क्वेश्चन क्या है। अब देखिए 20 नंबर में कह रहा है कि 2.05 इंटू 10⁷ मीटर पर सेकंड वेग से गति कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्ध्य क्या होगा। तो वेग दे दिया है, इलेक्ट्रॉन का हमको द्रव्यमान पता ही है, तो हम v बराबर एच सी अपान लैम्डा से निकाल लेंगे या दूसरा फार्मूला लगा देंगे, जो भी लगेगा अभी देख रहे हैं। तो देखिए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m हो गया और वेलोसिटी हमको दे दिया है v, तो संवेग बराबर होता है p बराबर mv होता है द्रव्यमान गुणे वेग। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम होता है। बार बार बता रहे हैं कि इसको याद कर लीजिए, हर जगह इसकी जरूरत पड़ेगी। तो ये होता है लैम्डा हमको दे दिया, अरे वेग दे दिया है, वेग हमारा हो गया 2.05 इंटू 10⁻7 मीटर प्रति सेकंड, ये वेग दे दिया है हमको। ये एच की वैल्यू है, ये एच गलत लिखा है लैम्डा, ये एच प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू है। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू हमको पता है 6.625 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड होती है। अब लैम्डा निकालने के लिए फार्मूला होता है लैम्डा बराबर एच अपान mv होता है, इसको याद कर लीजिए, पीछे भी आ चुका है, बार बार वही फार्मूले आ रहे हैं। तो लैम्डा बराबर एच अपान mv, तो लैम्डा बराबर एच की वैल्यू 6.625 इंटू 10⁻34 अपान द्रव्यमान कितना है इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻31 गुणे वेग हमको दे दिया है 2.05 इंटू 10⁻7, ये आ गया मीटर में आंसर। तो ये सॉल्व करने पे आ गया 3.55 इंटू 10⁻11 मीटर। अतः इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्ध्य 3.55 इंटू 10⁻11 मीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आज यहीं तक, अब क्वेश्चन नंबर 21 अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे।